भारत में चुनाव, इसके संबंध में पिछली क्लास में अपन ने भारत सरकार के द्वारा चुनाव सुधारों से संबंधित गठित की गई विभिन्न समितियों तथा उन समितियों की सिफारिशों तथा उन सिफारिशों के आधार पर भारत में किए गए चुनाव सुधारों के बारे में बात की थी। आज हम विभिन्न लोकसभा के आम चुनावों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले लोकसभा चुनाव से लेके 1984 का 8वां लोकसभा चुनाव तक बात करेंगे। भारत में अब तक 18 लोकसभा चुनाव में हमें विभिन्न ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे आजादी के शुरुआती दिनों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था और लगभग 25-30 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार आराम से बनती रही। हालांकि बीच बीच में विपक्षी दलों ने गठजोड़ करके कांग्रेस से मुकाबला करने का प्रयास किया था, लेकिन उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। सिर्फ 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, वो 2 ही साल चल पाई थी। उसके बाद में 1989 से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ, जो वर्तमान तक चला आ रहा है। लेकिन 1989 में जो गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ था, उसमें 1998 तक अस्थायी सरकारों का दौर था और उसके बाद में गठबंधन की सरकार थी, लेकिन स्थायी सरकार बनी थी। और सन 2014 में 1989 के बाद में पहली बार किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत मिला। 2019 में एक दल को बहुमत मिला। हालांकि सरकार तो गठबंधन की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोनों लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2019 में अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन वर्तमान का जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के, इसमें वापिस किसी भी दल को पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं मिला और गठबंधन की सरकार वर्तमान में काम कर रही है। तो विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की गठबंधन, अस्थायी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, इस प्रकार के ट्रेंड हमें भारत में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में जिन लोकसभा चुनावों की हम बात करेंगे, उनको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में कांग्रेस प्रभुत्व का दौर है, जिसमें लगातार 3 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को आसानी से पूर्ण बहुमत मिला था। तो इसको तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर। और दूसरा जो फेज है जिसकी हम बात करेंगे आज, वो विपक्षी दलों की एकजुटता का दौर है, जिसमें 1967 से लेकर 1977 तक के 3 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने गठजोड़ करके कांग्रेस से मुकाबला करने का प्रयास किया था। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व का दौर है, ये लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बना रहा था। 1951 लोकसभा चुनाव, 1957 का दूसरा लोकसभा चुनाव और 1962 का तीसरा लोकसभा चुनाव। इन 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा था। अब कांग्रेस का प्रभुत्व क्या था, कैसे बना रहा था, इसकी हम चर्चा करेंगे। और विपक्षी एकजुटता का जो दौर था, वो चला था 1967 के चौथे आम चुनाव में, 1971 के 5वें आम चुनाव में और 1977 के 6वें आम चुनाव में। इन 3 आम चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने गठजोड़ बनाया था। और उसके बाद में 2 लोकसभा चुनावों की और हम चर्चा करेंगे, 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव की, जिसमें कांग्रेस पार्टी को आराम से बहुमत मिला था। तो आइए देखते हैं पहला कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर। तो ये 3 लोकसभा चुनाव हैं लगातार, जिसमें कांग्रेस पार्टी को आसानी से बहुमत मिला था। तो तीनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी। देखो, पहला जो आम चुनाव है, वो आम चुनाव लगभग 4 महीने तक चला था। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1951-52। ये इसलिए लिखा कि पहला जो लोकसभा चुनाव है वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक 4 महीने में संपन्न हुआ था, इसलिए इसको लिखा गया 1951-52 का आम चुनाव। पहला आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी?
364 सीटें। ये लोकसभा की कुल कितनी सीटों में से मिली थी? पहले आम चुनाव में लोकसभा की सीटें थी 489। 489 सीटों में से अकेली कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी प्रथम आम चुनाव में। द्वितीय आम चुनाव में कितनी मिली थी कांग्रेस को सीटें? द्वितीय आम चुनाव 1957 में होते, इसमें कांग्रेस को मिली थी 371 सीटें। अकेली कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें मिली। और तीसरा आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस पार्टी को अकेली को 361 सीटें मिली थी। और द्वितीय आम चुनाव में टोटल सीटें लोकसभा की बढ़कर हो गई थी 494। 494 में से 371 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो यहाँ पे लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिली थी। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करें कि इनके सामने जो विपक्षी दल था वो कौन सा था, कौन सी पार्टी थी जिसको ज्यादा सीटें मिली थी विपक्ष में? प्रथम 3 आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा विपक्षी दलों के अंतर्गत सीटें मिली थी। और कितनी मिली थी देखो, पहले आम चुनाव में सीपीआई को सीटें मिली थी 16 सीटें। ये 364 सीटें तो किसकी हैं? ये तो कांग्रेस की सीटें हैं। कांग्रेस ने इतनी सीटें जीती थी। सीपीआई को मिला था 16 सीटें। दूसरे आम चुनाव में सीपीआई को मिली थी 27 सीटें और तीसरे आम चुनाव में सीपीआई को मिली थी 20 सीटें। तो जिस दल ने सरकार बनाई वो तो कांग्रेस थी, उनकी 300 साढ़े 300 सीटें हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल था सबसे बड़ा, उसकी 20 सीटें हैं 1962 में। 1957 में 27 सीटें हैं और 1951-52 के चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में उनको 16 सीटें मिली थी। तो आप देख सकते हो कि इन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। कांग्रेस को इन 3 लगातार चुनाव में इतनी सीटें कैसे मिली? इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है कि कांग्रेस के पास एक तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकतर जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो लोगों के जहन में ये बैठा हुआ था कि ये लोग आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए इनको वोट देना चाहिए। तो पहला कारण तो क्या है कांग्रेस की सीटें आने का? पहला कारण था कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी। कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अधिकांश नेता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले ही नेता थे, इसलिए जनता के मन में उनकी छवि अच्छी थी। आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों के रूप में उनकी छवि थी, ईमानदार भी लोग थे, इसलिए पहला कारण तो ये माना जाता है। और दूसरा कारण है कांग्रेस का जो संगठन था वो बहुत मजबूत था। कांग्रेस का जो संगठन था वो मजबूत था क्योंकि कांग्रेस 1985 से ही काम कर रही थी। और कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत किस रूप में था? वो वैचारिक रूप में भी मजबूत था और सामाजिक रूप में भी मजबूत था। वैचारिक रूप में मजबूत होने का क्या अर्थ है? देखो, कांग्रेस का संगठन मजबूत किस रूप में था? एक तो वैचारिक रूप में मजबूत था और दूसरा इसका सामाजिक आधार भी विस्तृत था। कांग्रेस के संगठन का सामाजिक आधार भी क्या था? विस्तृत था। देखो क्या होते हैं दोनों का क्या अर्थ है। कांग्रेस संगठन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत था? देखो, वैचारिक रूप से कैसे मजबूत था? क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस थी वो आज की कांग्रेस से भिन्न है। उस समय की कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए थे। जैसे कोई रूढ़िवादी लोग हैं वो भी जुड़े हुए थे, दक्षिणपंथी हैं विचारधारा वाले वो भी जुड़े हुए थे, और वामपंथी विचारधारा के लोग भी जुड़े हुए थे। यानी जितने भी प्रकार की विचारधारा है, इसमें नरम दल के लोग भी जुड़े हुए थे, इसमें गरम दल के लोग भी जुड़े हुए थे, इसमें क्रांतिकारी भी जुड़े हुए थे, इसमें शांति प्रिय लोग भी जुड़े हुए थे। यानी सारे प्रकार के विचारों वाले लोग उस समय कांग्रेस में जुड़े हुए थे। पहली बात तो इसलिए वैचारिक रूप से संगठन मजबूत हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसका सामाजिक आधार भी क्या था? विस्तृत था।
सामाजिक आधार विस्तृत होने का अर्थ ये होता है कि समाज में जितनी भी जाति, जितने भी धर्म, जितने भी भाषा, जितने भी क्षेत्र और जितने भी समाज में वर्ग पाए जाते हैं, इन सभी के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। यानी हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी में थे, हर जाति के लोग कांग्रेस पार्टी में थे, हर धर्म के लोग जुड़े हुए थे और देश के सभी क्षेत्रों के लोग कांग्रेस में जुड़े हुए थे। हर प्रकार की भाषा बोलने वाले कांग्रेस में लोग जुड़े हुए थे। यानी कांग्रेस का सामाजिक आधार भी विस्तृत था। यानी समाज में सभी प्रकार के लोगों का कांग्रेस के साथ जुड़ाव था, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, वर्ग का हो, और सभी प्रकार के विचारधाराओं वाले लोग जुड़े हुए थे। भाई जो पूंजीवादी सोच रखने वाले लोग थे वो भी कांग्रेस में थे, समाजवादी सोच रखने वाले वो भी कांग्रेस में थे, रूढ़िवादी लोग भी कांग्रेस में थे, नरम दल के लोग, गरम दल के सभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। पहला कारण जैसे बताया, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरा, कांग्रेस का संगठन मजबूत था, समाज के सभी नागरिकों का उसको समर्थन था और सभी प्रकार के विचारधाराओं वाले लोगों का कांग्रेस को समर्थन था। इस प्रकार कांग्रेस का जो चरित्र था वो कैसा था? सर्वसमावेशी चरित्र था। कांग्रेस का चरित्र कैसा था? सर्वसमावेशी। जो भी लोग आता वो कांग्रेस में शामिल कर लेते उसको। सर्वसमावेशी चरित्र होना, या कांग्रेस का जो स्वरूप था वो क्या था? अम्ब्रेला पार्टी का था। कांग्रेस कैसी पार्टी थी? अम्ब्रेला पार्टी की तरह थी। अम्ब्रेला पार्टी की थी। कांग्रेस को अपन सतरंगी गठबंधन भी बोल सकते हैं, इसके कई नाम दिए जा सकते हैं। यानी कांग्रेस में हर प्रकार के हर विचार को मानने वाले लोग थे। तब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि कांग्रेस के लोगों में क्या मतभेद नहीं होते थे? क्या मतभेद होते थे, लेकिन सर्वसम्मति बनाने का महत्वपूर्ण गुण भी कांग्रेस के संगठन में था। हर बात पर सर्वसम्मति बनाकर वो आगे बढ़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक मध्यम मार्गी पार्टी कहलाती थी और मध्यम मार्ग अपनाने के कारण ही वो लगातार 3-4 लोकसभा चुनाव में जीतती गई। और लोकसभा चुनाव में जीती ही नहीं, विपक्षी दल और कांग्रेस की पार्टी के जीत में जो अंतर था वह भी बहुत ज्यादा था। विपक्षी दल उसके आसपास ही नहीं पटकते थे। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलने के कारण इस दौर को क्या कहा जाता है? इसको कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। और दूसरा, रजनी कोठारी ने इसको कांग्रेस प्रणाली भी कहा है। यानी इस काल को रजनी कोठारी ने क्या कहा है? कांग्रेस प्रणाली कहा है। रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली इसलिए कहा है कि एक तो कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतती थी। सर्वाधिक सीटें कौन जीती थी? कांग्रेस जीती थी। और दूसरा, पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाएं कांग्रेस पार्टी ही निभाती थी। यानी 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरकार तो बनाई, विपक्षी दलों का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि अन्य जो विपक्षी पार्टियां थी इनकी संख्या तो बहुत कम थी और कांग्रेस पार्टी के लोग ही अपनी पार्टी फोरम पर सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों का आलोचना करते थे। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिका किसने निभाई थी? प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, और सर्वाधिक सीटें जीती थी। इसलिए इस दौर को क्या बोलते हैं? कांग्रेस प्रणाली बोलते हैं। और कांग्रेस प्रणाली किसने कहा है? रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी ने इस दौर को क्या कहा है? कांग्रेस प्रणाली कहा है, कांग्रेस सिस्टम कहा है। कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम का मतलब एक तो कांग्रेस सर्वाधिक सीटें जीती थी, दूसरा पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिका कांग्रेस के द्वारा निभाई जाती थी। इसलिए रजनी कोठारी ने क्या कहा? इसको, इस दौर को कांग्रेस सिस्टम कहा था। और कुछ विद्वान इसको एकदलीय प्रभुत्व का दौर भी कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोका जाता था क्या? तो उत्तर है नहीं। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार था,
लेकिन अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक दलीय प्रभुत्व का दौर भी बोल सकते हैं या कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर भी बोल सकते हैं। और प्रथम आम चुनाव में, यहाँ प्रथम आम चुनाव की बात करें तो प्रथम आम चुनाव के दौरान 14 राष्ट्रीय स्तर के दलों ने भाग लिया था। कितने दलों ने भाग लिया था? 14 राष्ट्रीय स्तर के दलों ने भाग लिया था। भाई हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के दल हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, दूसरे राज्य स्तर के दल होते हैं और तीसरे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं। इनकी हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन से राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, कौन से राज्य स्तरीय दल होते हैं, कौन से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं। तो प्रथम आम चुनाव की हम बात करें तो 14 राष्ट्रीय स्तर के दलों ने भाग लिया था और 39 राज्य स्तर के दलों ने भाग लिया था। प्रथम आम चुनाव में 14 तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी और 39 राज्य स्तर की पार्टियों ने भाग लिया था प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। ये प्रथम 3 आम चुनाव नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए थे, लेकिन 1964 में आप जानते हो नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था और चौथे आम चुनाव के दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और चौथे आम चुनाव से लेकर चौथे, 5वें और 6वें आम चुनाव, इस दौर को क्या बोलते हैं? विपक्षी एकजुटता का दौर बोलते हैं। इन आम चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुटता का प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए थे। सिर्फ वो 1977 में सफल हुए थे, जब इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में आपातकाल लगा दिया था और आपातकाल लगाने के बाद में लोगों के मूल अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। लोगों को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, प्रेस को सेंसर कर दिया था, जबरन नसबंदी करवाई थी, तुर्कमान गेट में अवैध झुकी झोपड़ियों को हटाया गया था। तो इसके कारण पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विरोध की भावना थी। तो उस समय 1977 में जरूर विपक्षी दलों को भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का मौका मिला था। तो आइए देखते हैं विपक्षी एकजुटता का दौर क्या था, इसमें विपक्षी दलों ने क्या क्या गठबंधन बनाए, कौन सी पार्टियां बनाई। तो जो चौथा आम चुनाव था 1977 में, इसमें गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। चौथे आम चुनाव में किसका नारा दिया गया था? गैर कांग्रेसवाद का। और 5वां जो आम चुनाव था, इसमें नारा दिया गया था विपक्षी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, इंदिरा हटाओ। और 6वें लोकसभा के आम चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, ये तो 3 नारे हो गए। और चौथे आम चुनाव में जो गैर कांग्रेसवाद की बात की गई थी, ये बात किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जीतती क्यों है? क्योंकि विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा हो जाता है। इसलिए कांग्रेस को हराने के लिए हमें विपक्षी दलों के जो वोट हैं, जो बिखरे हुए वोट हैं, उनको एकजुट करना चाहिए और गैर कांग्रेसी दलों का एक गठबंधन बनाना चाहिए। और राम मनोहर लोहिया ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का शासन है, ये लोकतंत्र और गरीबों के विरुद्ध है। तो उनके प्रयास के कारण चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो वोट शेयर थे वो भी घटे और कांग्रेस की सीटें भी घट गई। कांग्रेस की सीटें घटकर कितनी हो गई? 303 हो गई। जबकि इससे पहले जो तीसरा आम चुनाव था उसमें कांग्रेस की सीटें थी 361 सीटें। इसके अलावा चौथे आम चुनाव में विपक्षी दलों की एकजुटता के कई अन्य प्रभाव भी हमारे सामने आते हैं। हालांकि केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया था, लेकिन इसकी सीटें भी घटी और वोट शेयर भी घटा। लेकिन भारत में राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी और कांग्रेस को पहली बार 9 राज्यों में सरकारों से हाथ धोना पड़ा था। तो जो चौथा आम चुनाव था उसमें राज्यों में क्या प्रभाव पड़ा? राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी।
यानी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी सरकारें कितने? लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस को अपनी राज्यों की सरकारों से हाथ धोना पड़ा था। तो पहली बार भारत में राज्य स्तर पर क्या बने थे? गठबंधन की सरकार। पहली बार भारत में 1967 के लोकसभा आम चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इनमें राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकार बनी थी। तो इन विधानसभाओं के चुनाव में राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकार बनी थी और 9 राज्यों में पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जिस संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, संयुक्त मोर्चे की सरकारें बनी। और 1967 के आम चुनाव में एक प्रवृत्ति हमें देखने को और मिलती है, और 1967 के साथ ही जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनमें दल बदल की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। ये प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? एक तो कांग्रेस की सीट बढ़ गई, दूसरी बात राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, तीसरी घटना क्या आती है? राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। चौथी घटना क्या आती है? पहली बार भारत में डीएमके को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। डीएमके को तमिलनाडु में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। यानी भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ कहां बनी थी? तमिलनाडु राज्य में। इससे पहले गैर कांग्रेसी सरकार भारत में राज्यों में 1957 में केरल में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो राज्यों के स्तर पर भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? जो गठबंधन की सरकार थी, केरल में बनी थी। और पूर्ण बहुमत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? तमिलनाडु में। चौथे आम चुनाव में दल बदल की प्रवृत्ति भी भारत में बढ़ गई थी। दल बदल की प्रवृत्ति, दल बदल का मतलब है कोई एक व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर आता है, उसके बाद में उस पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं। इसके कारण 1967 में 3-4 राज्यों में सरकारें चली गई थी और गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, क्योंकि कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों ने, जीते हुए व्यक्तियों ने, क्योंकि कांग्रेस के जीते हुए विधायकों ने अपनी पार्टी को त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में दल बदल के कारण गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। और दल बदल के साथ एक कहावत चलती है, आपने सुना होगा, आया राम गया राम। तो आया राम गया राम की जो कहावत है वो दल बदल के साथ जुड़ी हुई है। आया राम गया राम की कहावत क्यों चलती है? क्योंकि हरियाणा में एक गयालाल नामक विधायक थे, उन्होंने 15 दिन के अंतर्गत 3 बार पार्टी बदली थी। इसलिए उनके पार्टी छोड़कर जाने आने, वापस जाने, इसके कारण आया राम गया राम की संज्ञा दी थी। या आया राम गया राम का जो कहावत है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? दल बदल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो भारत में चौथे आम चुनाव में 3-4 प्रवृत्तियां विधानसभाओं के चुनाव में हमें दिखाई देती हैं, जिसमें दल बदल है, डीएमके को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी पहली बार भारत में, राज्यों में राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकार बनी, और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, और कांग्रेस पार्टी की सीटें घट गई थी, वोट शेयर भी घट गए थे, लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस की ही बनी थी। और इस चुनाव में विपक्षी दलों ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तो ये तो चौथा आम चुनाव था। 5वें आम चुनाव में विपक्षी दलों ने क्या प्रयास किए थे? 5वें आम चुनाव में विपक्षी दलों ने ग्रैंड अलायंस बनाया था, एक गठबंधन बनाया था, उसका क्या नाम है? ग्रैंड अलायंस। 5वें आम चुनाव में विपक्षी दलों ने ग्रैंड अलायंस नामक एक गठबंधन बनाया था। ये अलायंस किसका बना था? विपक्षी पार्टियों का। इसमें कौन कौन सी पार्टियां थी? इसमें एसएसपी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, जनसंघ था, और भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल
तो इन पार्टियों ने मिलकर क्या बनाया था, एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का नाम क्या है, ग्रैंड अलायंस। ये कौन सी पार्टियां थी, ये गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियां थी। तो पांचवें आम चुनाव में जो गठबंधन बना था वो कौन सी पार्टियों का था, ये गठबंधन गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियों का गठबंधन था। गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी, इन पार्टियों ने यह गठबंधन इंदिरा गांधी के विरुद्ध बनाया था। लेकिन 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी चुनाव आसानी से जीत गई थी। और इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखने वाली है, जो चौथी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 1967 से 1972 तक होना था, इसको कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही विघटित कर दिया गया था। यानी चौथी लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण करने से पहले विघटित किया गया था और उसके बाद में मध्यावधि चुनाव हुए थे। मध्यावधि चुनाव का अर्थ है लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले विघटित करके जो चुनाव करवाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। अब कार्यकाल से 5 महीने का बच्चा हो, 6 का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, वो मध्यावधि चुनाव ही होते हैं। अगर किसी लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण किए बिना चुनाव होते हैं तो वो मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। चौथी लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही विघटित कर दिया था। और इस चुनाव में जो 5वां आम चुनाव हुआ था इसमें ये अलायंस बना था और दूसरी तरफ कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी और इसके साथ सीपीआई का गठबंधन था। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया था और ये जो ग्रैंड अलायंस था इसको सिर्फ लोकसभा में 40 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी, 40 सीटें। और कांग्रेस को इसमें 352 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 352 सीटें। और इस गठबंधन को कितनी मिली थी, 40 सीटें। इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से ये कहा कि विपक्षी दल तो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कह रही हूं कि गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी इसी आम चुनाव के दौरान दिया था। कौन सा नारा दिया था, 5वें जो आम चुनाव हैं उनके दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर अपना सामाजिक आधार विस्तृत कर लिया था। क्योंकि गरीबी हटाओ के नाम से गरीब, पिछड़े, गांव के लोग, अल्पसंख्यक लोग, SC ST इस प्रकार के लोगों ने इंदिरा गांधी को खूब वोट दिया था और उनको 352 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिली थी। तो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने प्रयास किया लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी थी। फिर आता है 6वां आम चुनाव। 6वें आम चुनाव के से पहले भारत में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि एक तो उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। उन पर यह आरोप लगा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, यानी चुनाव में उन्होंने भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं। इसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगन मोहन सिन्हा ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि आप सांसद तो बने रह सकते हैं लेकिन लोकसभा में नहीं जाओगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद में जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली की थी और 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था। और ये सारी परिस्थितियां पैदा होती हैं बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलन से। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध और महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध। इसी प्रकार बिहार में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आरंभ हुई थी, जिसकी परिणति आखिर में जाकर भारत में आंतरिक आपातकाल लगा था। क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने पुलिस के लोगों से, आर्मी के लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि आप सरकार के विरुद्ध हो जाओ, अपने हथियार मत उठाओ, सरकार के आदेशों की पालना मत करो। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण और इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हो जाने के कारण
इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और यह आपातकाल भारत में जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक चला था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने जब चुनाव करवाने की घोषणा की तो फिर मार्च में 1977 में 6वें लोकसभा के चुनाव हुए थे, 6वें आम चुनाव हुए थे। तो इन आम चुनावों में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया था और उस पार्टी का क्या नाम है? उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। जनवरी 1977 में 23 जनवरी 1977 में जनता पार्टी का गठन किया था। और जनता पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। इसमें 4 अन्य पार्टियां मिली थी, जिसमें जनसंघ था, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, भारतीय लोकदल और कांग्रेस ओ। इन 4 पार्टियों के विलय से एक नई पार्टी का निर्माण हुआ था। इन 4 पार्टियों ने मिलकर किसका निर्माण किया था? जनता पार्टी का गठन 23 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया था। तो 1977 का जो चुनाव था वो कांग्रेस और इस पार्टी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपातकाल में भारत में लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई, अवैध बस्तियों को हटाया गया, प्रेस को सेंसर किया गया था। इन सभी परिस्थितियों के कारण जनता में कांग्रेस के प्रति रोष की भावना थी, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में 1 सीट और राजस्थान में नागौर में 1 सीट कांग्रेस की आई थी। बाकी पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस सुपड़ा साफ हो गया था। हाँ, दक्षिण भारत में कांग्रेस को सीटें मिली थी। तो 1977 का पहला आम चुनाव है जिसमें विपक्षी दलों को लोकसभा में सफलता मिली थी। जो प्रयास उन्होंने 1967 में आरंभ किया था वो 10 साल बाद में जाकर उनको सफलता मिली और इस चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी अकेली पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी 154 सीटों पर सिमट गई थी। तो पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। जनता पार्टी को सीटें मिली थी 295, कांग्रेस को मिली थी 154। तो इस चुनाव में जनता पार्टी को अकेली को 295 सीटें मिली थी और उसके जो अन्य घटक दल थे, अन्य पार्टियों ने भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो सभी को मिलाकर 330 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई थी। जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी। मुख्य विपक्षी दल उस समय कांग्रेस था, 154 सीटें मिली थी। तो 1977 का जो चुनाव था उसमें पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और जनता पार्टी की जो सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी वो 2 साल के अंदर अंदर गिर गई थी। जनता पार्टी की सरकार इसलिए गिर गई थी क्योंकि नेतृत्व का अभाव था और एक साझी कार्यक्रम का भी अभाव था। क्योंकि जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ था वो विभिन्न प्रकार के दलों से मिलकर हुआ था, जिसमें जनसंघ भी था, सोशलिस्ट पार्टी थी, भारतीय लोकदल था, कांग्रेस संगठन था। इन सभी दलों से मिलकर जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। तो इसके कारण नेतृत्व को लेकर मतभेद तो था ही था, दूसरा इनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसके कारण वो सरकार को चला सके, इसलिए ये सरकार लंबे समय तक नहीं चली। फिर वापस चुनाव 1980 में हुए। उस चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और उस चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था कि वोट उन्हीं को दो जो सरकार चला सके, जो स्थिर सरकार चला सके। क्योंकि विपक्षी दलों ने सरकार चलाई लेकिन 2 ही वर्ष सरकार चली, फिर दूसरी सरकार बन गई, वो भी 6 महीने सरकार चली। इसलिए 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और 353 सीटें कांग्रेस को लोकसभा में प्राप्त हो गई।
353 सीटें। सातवां जो आम चुनाव था उसमें कांग्रेस ने 353 सीटें जीती, और आठवां जो लोकसभा का आम चुनाव था उसमें कांग्रेस ने अब तक भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें जीती और 414 लोकसभा सीटें जीती कांग्रेस ने। कितनी लोकसभा की सीटें जीती? 414 लोकसभा की सीटें, जो अभी तक कोई भी पार्टी यहां तक नहीं पहुंच सकी है। और आठवें आम चुनाव में टीडीपी मुख्य विपक्षी दल बना था, तेलुगु देशम पार्टी, जिसने 30 लोकसभा की सीटें जीती थी। टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वर्तमान में, तेलुगु देशम पार्टी। उस समय इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? एनटी रामा राव थे। तो ये मुख्य विपक्षी दल बना था 1984 में। तो इस प्रकार 8 लोकसभा चुनावों की हमने चर्चा कर ली, जिसमें एक बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार लगातार बनती रही थी। तो ये 8 लोकसभा के आम चुनाव हैं। अगले जो आम चुनाव है उन पर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे।